हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। तो हमारे न्यू चैप्टर का टॉपिक है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो आइए जानते हैं कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हम्पी की खोज और कुछ बातों के बारे में भी जानेंगे। वैसे हम्पी से रिलेटेड कुछ अगर हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो पूछा जा सकता है और मेंस के क्वेश्चन की हम आगे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्पी के भगवशीश 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया तथा उसके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी की पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थीं। कालांतर में 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे कि शोधकर्ता इसका अध्ययन करने के लिए आए। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से भी कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया, और जब देखा गया तो वो कई शब्दों में लिखे हुए थे, जैसे कि कन्नड़, तमिल इत्यादि। आइए थोड़ा सा कॉलिन मैकेंजी के बारे में भी जान लेते हैं। 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल भी बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इसी पद पे बने रहे। तो अब देखिए, इससे हमें एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो मिल ही गया कि भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे। तो कौन थे? कॉलिन मैकेंजी थे। ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभावों में आने से पहले मतलब दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग काबिलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हैं, उन्हें प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती हैं। आगे चलते हैं। राय नायक तथा सुल्तान। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे तथा डिफरेंट परंपराएं मानने वाले लोग भी रहा करते थे। आगे चलते हैं। शासक और व्यापारी के बारे में अब जान लेते हैं। चूँकि इस काल में युद्ध कला और अश्व सेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, अर्थात आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि इस टाइम पे ना लोग काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे किन चीज़ों में, युद्ध कला में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे और अश्व सेना पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया करते थे कि उन्हें अपनी अश्व सेना मजबूत करनी है, यदि उन्हें दुश्मनों से लड़ना है तो उन्हें हराना है। तो इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों को आयात बहुत महत्वपूर्ण था, यानी घोड़ों को आयात करना इनके लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार था। व्यापार में ये चीज़ों का कम, लेकिन घोड़ों का, हथियारों इत्यादि का आयात काफ़ी ज़्यादा करते थे। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, इन्हीं विनिमय में भाग लेते थे तथा 1498 से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो पश्चिमी तट पर आए और केंद्र स्थापित करने लगे व्यापार का। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों का प्रयोग, उन्हें इस काल में उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने की सहायता किया। जैसे मान लीजिए, अगर इंडिया में कोई एक ऐसे देश से हम बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनाते हैं
जिसके पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स अच्छे हैं, जिसके पास काफ़ी कह सकते हैं वेल डेवलप वेपन हैं, ठीक है। तो अगर हम उनसे ऐसी दोस्ती बनाते हैं तो हमें तो काफ़ी फ़ायदा होगा ना, हम उनसे डील्स कर सकते हैं और उनके जो भी हथियार हैं उनका व्यापार अपने यहाँ भी कर सकते हैं, जिससे हम अपनी जो सुरक्षा है उसे काफ़ी ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा और अच्छा कर सकते हैं। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो कि संगम वंश कहलाता था, 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका। जो सैनिक उनका स्थान लिया, कृष्णदेवराय तुलुव वंश से ही संबद्ध थे। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था, यानी कि ये काफ़ी विस्तार में बिलीव रखते थे। आगे चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे, राय तथा नायक देखते हैं। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे, यानी कि ना इसमें समाज का काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंसिएशन था। आप इसे इस तरीके से ही पढ़ेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा एक एक लाइन आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किया जाता था, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ये देखा कि समाज में सेना प्रमुख भी हैं, अलग अलग चीज़ों में लोगों को बांटा गया है कि हाँ इतने लोग जो हैं वो व्यापारी हैं, इतने लोग जो हैं वो सेना के प्रमुख हैं, इतने लोग जो हैं वो सेना में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेट्रा। कई बार बचने के लिए उपजाऊ भी भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। और जो सैनिक थे ना, यहाँ क्या होता था कि हर थोड़े थोड़े जगह पे कुछ दिनों के लिए सैनिक रहते थे। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए वो कर्नाटक में है, फिर वहाँ से केरल चले जाएंगे, फिर गुजरात, फिर ऐसे ऐसे वो पूरा मूव करते रहेंगे चारों, ठीक है। तो ये उपजाऊ भूमि इत्यादि की तलाश में भी रहते थे। अब इन्हें अगर स्टेबल रहना है कहीं तो भोजन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक प्रणाली, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव इत्यादि में इन्वेस्ट करते थे। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित था। विशाल था काफ़ी ज़्यादा। उस शहर का परिमाप, मतलब कुछ जो राइटर्स हैं उन्होंने उस शहर को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इस शहर का परिमाप मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पूरी तरह से तो ये देखा ही नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा ये बड़ा है। पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक काफ़ी बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत है। जल संपदा विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। लगभग सभी जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूँकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के लिए एक व्यापक प्रबंधन की आवश्यकता थी। और इस शहर में तुंगभद्रा पे बने बांध से पानी लाया जाता और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी भी कहा जाता है। किले, बंदियों तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों पर परीक्षण करें, हम उन विशाल किले बंदियों की दीवारों पर भी देखते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में
फारस के शासक द्वारा कलिकट यानी कि कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज़ाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि किलाबंदी काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे घर के बाहर क्या होता है कि थोड़ा स्पेस लेके चारों ओर हम ईंटा से अच्छे से एक ऊंची दीवार बनवा देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि अगर कोई आता है तो आपके पास एक दीवार की प्रोटेक्शन तो है ही। आप तब तक आपको पता चल जाएगा, आप अपने आप को बचा सकते हो, अपनी कुछ रणनीति बना सकते हो, अपने सैनिक को दीवार के पीछे छुपा के रख सकते हैं इत्यादि। और ये हेल्पफुल भी होता था। आपने कई सारे पिक्चर्स में देखा होगा कि किला के बाहर एक बहुत बड़ी सी दीवार हुआ करती है। तो आपका चैप्टर अभी यहीं पे स्टॉप होता है। कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।